तो हेलो बच्चों, अब हम लोग आज फिर अपने एक और नए वीडियो में आए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोशन इन प्लेन। ओके, जिसको कि हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। वेक्टर के नाम से इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, कैसे हम लोग जो है इनको स्टडी कर सकते हैं, क्या वेक्टर का मीनिंग है और कैसे हम लोग इनको स्टडी क्या इसका मीनिंग रहेगा। देखो, तो अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वांटिटी हमारे पास दो तरीके की होती है जिसके नाम हमने रखे हुए हैं। एक का नाम है स्केलर और एक का नाम है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कैरी करते हैं। स्केलर कौन से होते हैं? अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, यानी कि इन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वांटिटी होगी जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, उस क्वांटिटी का नाम हमने रखा हुआ है वेक्टर। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस में इसके साथ में डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी ये साथ लेके चलेगा। यानी कि अगर हम लोग अब वेक्टर वर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है कैरियर। वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन को अपने साथ कैरी करे, उन सभी क्वांटिटी का नाम वेक्टर होता है। कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन है? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं। अगर हम लोग और डिटेल में चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान कि क्वांटिटी कितनी है, उसके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू है, बस डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर। स्केलर का मतलब कौन कौन सी क्वांटिटी होगी? सबसे पहले वर्क, एनर्जी। एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी के सभी हमारे क्या काउंट होंगे? स्केलर काउंट होंगे। डिस्टेंस, स्पीड, ये सभी स्केलर है। ठीक है, इनकी खासियत क्या है कि स्केलर को हम लोग ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, 1+2+3+4+5 सबको हम लोग इस तरीके से प्लस करते हुए चले जाएंगे, वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर बन जाएंगी। उसके बाद हमारी क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हमारी स्केलर होगी। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। फिर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनको कि हम लोग वेक्टर कह रहे हैं, डायरेक्शन के साथ कैरी वो कर रही हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। दिशा का मतलब क्या होता है? किधर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि सिर्फ हम एक पॉइंट से शुरू हुए, दूसरे पॉइंट पे गए, किस रास्ते से गए, कैसे गए, कोई मतलब नहीं है, बस हम पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट में हमारे लिए यह खासियत होती है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, दूसरे पॉइंट पे गए तो हम सीधी लाइन पर गए। यह खासियत होती है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो अब ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनको हम लोग अलग अलग वे से स्टडी करते हैं। अब आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में तो आपने डायरेक्शन प्लस और माइनस साइन से दे दी थी, तो ये वेक्टर क्यों आप लोग लेके आ गए? ये तो एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखो, जब हमारे पास मोशन सिर्फ 1D में हो, जहां पर हम सारी क्वांटिटी को एक ही एक्सिस पर अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें, उनको डिस्क्राइब कर सकें, उनको कैलकुलेट कर सकें, तो हम लोग वहां पर उस क्वांटिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वहां हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है,
वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ रही है, जैसे पहाड़ पे चढ़ती है कोई गाड़ी। अब पहाड़ पे अगर कोई गाड़ी चढ़ रही है तो हम उसको ना तो प्लस साइन दे सकते और ना माइनस साइन दे सकते, ठीक है ना। ना ही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस बात से मिलेगी कि अप मोशन है या डाउन मोशन है, हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है। फिर जैसे कि फ्लाई है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है स्पेस में, ठीक है। तो अब वहां पर हमारे सामने फिर से दिक्कत आ जाएगी कि डायरेक्शन किधर ले। तो जहां पर मल्टी डायरेक्शनल का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, या हमारे सामने सिचुएशन ऐसे आ जाए कि वहां पर मल्टी डायरेक्शनल है, तो हमारे को क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना डायरेक्शन के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसी क्वांटिटी को हमें अलग से ही स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉजिकली सोच के देखो, ईस्ट डायरेक्शन प्लस वेस्ट डायरेक्शन नहीं ऐड कर सकते। नॉर्थ और ईस्ट को आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उनके बीच का अगर कोई रीजन है तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो। तो इस तरीके से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई हमारे सामने, जहां हमें डायरेक्शन को मैंडेटरली कैरी करना पड़ेगा और उसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। चाय पी रहा हूं बेटा, कभी आप लोग ये सोचो सर तो क्लास में मुझे मार रहे, नहीं, चाय लेमन टी है, बहुत अच्छी होती है, पीनी चाहिए। देखो चाय में है ना, कभी भी अगर आपको चाय का सत्यानाश करना है ना, उसमें दूध डाल दो। लेकिन अगर आपको चाय का फ्लेवर लेना है ना, उससे अगर आपको एनर्जी अगर आपको चाहिए, तो चाय में दूध मत डालो, उसमें सौंफ, अदरक, मीठा कम रखना, ठीक है, और इलायची वगैरह ये सब डालिए, बहुत अच्छी चाय बनती है। ट्राई करना, और नींबू डालना बिना दूध की चाय में, कभी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर फिर इस वेक्टर को, जो ये क्वांटिटी है, इनको हम लोग स्टडी तो करेंगे, लेकिन कैसे हम लोग इनको डायरेक्शन को लिखें। देखो, डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं हमेशा एंगल की टर्म्स में। एंगल क्या होगा? एंगल होगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। साइन एंगल से भी करते हैं, कॉस से भी करते हैं, टेन से भी करते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की हेल्प से हम लोग इन सबको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि वेक्टर के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है वो डायरेक्शन के लिए ही होता है। साइन एंगल, कॉस एंगल, टेन एंगल, ये सभी हमारे डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमारे पास ऐसी क्वांटिटी तो है, हमें पता है कि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी अलग अलग उसकी सिचुएशंस है, ठीक है, हमारे को ये बात पता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग हो, हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड अलग हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर रूल से भी सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है, टेंसर एनालिसिस। टेंसर एनालिसिस हमारे सिलेबस से बाहर है, वो हम ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में वहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेंसर के बारे में यहां बहुत ज्यादा सी बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्या हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसी भी क्वांटिटी होती है कि जिसका हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है और हर जगह उसमें वेरिएशंस आती हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग टेंसर से सॉल्व करते हैं। हम लोग अपनी बात का डिस्कशन सिर्फ वेक्टर पर ही रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर द क्वांटिटी विच कैरीज डायरेक्शन। अच्छा, आपको सिंप्लीफाइड वे में अगर बताऊं तो आप वेक्टर को ये मान के चलना, डायरेक्शन। जब भी आपको ये पता लगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसको बोल देना कि इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन वर्ड को याद रखना है वेक्टर जब भी आप लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी में होता है। एज सच नो क्वांटिटी एग्जिस्ट विच हैज नो मैग्नीट्यूड। आपके पास टाइम है, उसका भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस है, उसका भी मैग्नीट्यूड है, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, हम जीरो को भी मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जीरो जो है जी ये कुछ नहीं है, नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वी वुड से इट कवर जीरो डिस्टेंस, इट वुड कवर जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो वो हम लोग कहते हैं। तो आप जीरो को ये मत बोलिएगा कि सर ये तो क्वांटिटी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो जीरो है तो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका नेचर है डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सबको कैलकुलेट करने का। अगर आप कहीं फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू नंबर्स में आएगी, उसकी डायरेक्शन आएगी। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर का। अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये एरो का साइन होता है। इस एरो से हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ये हमारे पास दो क्वांटिटी हो गई, एक का टेल है और एक का हेड है। जितना ये एरो की लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। सो दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। लेंथ जो है इसकी मैग्नीट्यूड है, कितना लंबा है ये इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको पढ़ने का। अब देखो, जैसे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उसको हमें वेक्टर में बताना है। अब देखो, जैसे कि अगर हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने एस लिखा और डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने एस लिखा, स्पीड को भी मैंने v लिखा और वेलोसिटी को भी मैंने v लिखा। अब ऐसे लिखने से तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। हम क्या करते हैं, इनको अलग से दिखाने के लिए कि भैया इनके पास डायरेक्शन भी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट था, इसके ऊपर एरो डाल दिया, ये वेलोसिटी था, एरो डाल दिया। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ये डिस्टेंस था तो एरो नहीं डाला, ये स्पीड था तो एरो नहीं डाला, यानी कि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या ये कह लीजिए कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन जो कि एक एरो है ये नहीं लगाते। एरो की खासियत ये होती है कि ये हमेशा ही लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाएगा। एरो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा लेट्स सपोज के एस और आपने ऐसा बना दिया, ये तरीका गलत होगा। ये लिखने का कोई भी तरीका हमारे फिजिक्स में, साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ तरीका यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हालांकि कैपिटल लेटर से भी लिख देते हैं बुक्स में, लेकिन हम लोग पेपर पे कैपिटल लेटर, कैपिटल बोल्ड लेटर, कैपिटल प्लस बोल्ड, वो भी हम लोग यूज करते हैं। बट जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग एरो का साइन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और ये अभी तक मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने प्रकार हो सकते हैं? देखो काफी होते हैं। एक होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब यह होता है कि दोनों वेक्टर बराबर हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के इक्वल होगा। कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब इक्वल है तो अनइक्वल भी एग्जिस्ट करेगा, अनइक्वल है तो। अब इसमें अगर आप देखो तो मान लीजिए एक वेक्टर ए इस प्रकार से है और वेक्टर बी इस प्रकार से है। ठीक है, वेक्टर बी इस प्रकार से है। अब यहां पर आप देखो कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है और ना इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर बन गया हमारे पास अनइक्वल वेक्टर। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि हम वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? इसको हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी ये है, हमने इसको ऐसे मोड में डाल दिया। मोड आपको पता है एक मैथमेटिकल हमारा तरीका है, और इस मोड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोड हम लोग वहां रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कि मोड ऑफ वेक्टर हम वहां रिप्रेजेंट करते हैं जहां हमें सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना हो। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? फोर्थ, नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर के, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव का मतलब ये कोई विलन वाला नेगेटिव नहीं है।
नेगेटिव का मतलब होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक वेक्टर अगर ए इधर जा रहा है तो ये वेक्टर भी इधर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, यानी कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के नेगेटिव के इक्वल है, यानी कि वेक्टर ए जिधर जा रहा है वेक्टर बी उसके अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, तो हम इन्हें इसको लिख दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इनको तो लिख चुके हैं, अब हमारे पास एक और वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? देखो, यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और उस वेक्टर की डायरेक्शन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। जिस तरफ वो क्वांटिटी है उसी तरफ उस वेक्टर की भी डायरेक्शन हम लोग लेके चल देते हैं। ठीक है ना? तो अब अगर हम लोग यूनिट वेक्टर को लिखें तो यूनिट वेक्टर को मान लीजिए हमने एक वेक्टर ए है तो इसके ऊपर कैप डाला, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड होके 1 आ जाएगा, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डाल दिया, तो ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा भी एक तरीका होता है, उसको हम लोग जैसे एन कैप लिख दिया, एन कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर होता है, पढ़ते हैं एन कैप, और इसमें भी हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमारी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अब ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है? इस बोर्ड का सरफेस एरिया है, जितना भी ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो ये इसका सरफेस है। इस एरिया, इस ग्रीन एरिया की डायरेक्शन किधर है? इस ग्रीन एरिया की डायरेक्शन होती है बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ, ऐसे। तो अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी हो इसके एरिया के साथ, तो मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर ए है, तो हम उसके साथ क्या, उसका एरिया वेक्टर ए है, ठीक है, तो उसके वेक्टर को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लिख देंगे। कैसे? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इंटू ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन कैप इंटू ए। एन कैप डायरेक्शन दे रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर, और ए जो है इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर आई कैप फिक्स है, वाई के ऊपर जे फिक्स है और जेड के ऊपर के फिक्स है। यानी कि अगर मुझे यहां पर एक्स वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे एक्स आई कैप, अगर मुझे वाई वेक्टर लिखना हो तो हम लिखेंगे वाई जे कैप, और अगर मुझे जेड वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो लिखेंगे जेड के कैप। बेटा ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये हमारे फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हम इनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये हमारे एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने लिख दिया 5 आई कैप, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 5 यूनिट एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5 जे कैप, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 5 यूनिट यानी कि 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर वो वाई एक्सिस पर है। तो ये आई, जे और के, अब ये देखो यहां पर अगर मैं 5 के कैप लिख दूं तो इसका मतलब भले ही तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग है। तो ये खूबसूरती होती है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब 5वां हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। फिर हमारे और छोटे मोटे टाइप आ जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, एक फिक्स्ड वेक्टर होता है। फिक्स्ड वेक्टर वो होता है जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन फिक्स हो, हमें ये पता हो कि ये वेक्टर शुरू कहां से हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, फिक्स्ड वेक्टर अगर है तो अगला वेक्टर होता है फ्री वेक्टर। क्या होता है? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। सो फ्री वेक्टर इज द वेक्टर विच whose initial point is not fixed. Always remember, the vector whose initial point is not fixed is called free vector, and the vector whose initial point is fixed is called fixed vector. ये इन दोनों के अंतर होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इनको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर एंड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर ये वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के इस वाले एक्सिस को मैं, जो इसकी लेंथ है, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इसकी जो ब्रेथ है उसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो अगर कोई दो वेक्टर इसमें है, कहीं पर भी हैं, मान लीजिए अब जैसे ये ए और बी है, तो ये दोनों कोप्लेनर भी हैं, इक्वल भी हैं, कोप्लेनर भी हैं। ये अनइक्वल तो है लेकिन ये कोप्लेनर है। ये नेगेटिव है ए और बी, लेकिन ये भी कोप्लेनर है। अगर वो दोनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ लेंगे। फिर होता है हमारे पास नोवा पॉइंट कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, तो कोटर्मिनस वेक्टर हमारा कौन सा होता है? कोटर्मिनस होता है जब हमारे दोनों वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही कॉमन फिक्स्ड पॉइंट हो, तो उसको हम लोग कोटर्मिनस वेक्टर कहते हैं। यानी कि जब हमारे दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाएं, तो उसको हम लोग कोटर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम लोग जो है कोटर्मिनस वेक्टर को स्टडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दो वेक्टर और बचते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बेटा मैं यहां से एक बार आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद जितना मैंने लिखा है सारा साथ में लिखो, और अगर नहीं लिख रहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि सारे टाइप के वेक्टर मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अभी 9 के 9 वेक्टर लिखे हैं, 10वां 11वां वेक्टर मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे वेक्टर नंबर 10 एंड 11। ठीक है, ये भी हमारे टाइप ऑफ वेक्टर में ही काउंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होता है, एक होता है हमारा पोलर वेक्टर, ठीक है, पोलर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं पोलर वेक्टर को तो समझ जाते हैं बट एक्सियल वेक्टर को नहीं समझ पाते, और वो बहुत क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं और उसको वो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें, अगर कोई हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो जिसको कि हम लोग ये मान के चलें कि जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट वो हमारा अगर एक फिक्स है और एक लाइन के अलोंग है, तो उसको हम लोग जो है पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोलर वेक्टर होता है जिस वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड हो। ठीक है, अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ठीक है, इन सभी के जो होते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारे फिक्स्ड होते हैं। वेलोसिटी वेक्टर लीनियर क्वांटिटी में होते हैं, एक ही पॉइंट से ये स्टार्ट होंगे, कहीं ना कहीं से तो इनका एक ही पॉइंट पर स्टार्टिंग होगा। ऐसे वेक्टर हमेशा पोलर वेक्टर होते हैं। ठीक है, अगला वेक्टर होता है हमारा, ये था हमारा 10th, यानी कि पोलर वेक्टर क्या होता है? विच हैज पॉइंट, वी कैन से पोलर वेक्टर वो होगा जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और जो है एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा अगर फिक्स्ड हो। तो जब हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर हमारा फिक्स्ड है तो उसको हम लोग पोलर वेक्टर बोलेंगे। अब आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर का इफेक्ट हमें एक्सिस पे मिले। यानी कि अब मैंने आपको बोला था कि यार वेक्टर होता है डायरेक्शन, तो पोलर वेक्टर कौन सा है? जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है। इसका मतलब उस वेक्टर का जो पॉइंट है, जहां वो यूज होना है, जहां वो अप्लाई होना है, वो डायरेक्शन हमारी फिक्स्ड है। ये बात समझ आ गई? एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? एक्सियल वेक्टर होते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स, ठीक होते हैं। 11 नंबर पर आ गया एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी का कोई एक वेक्टर है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, तो उसका जो इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है वो एक्सिस के अलोंग मिलता है।
तो यहां पर इसका जो इफेक्ट मिलेगा वो हमारा होगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर के नाम से जानेंगे। तो एक्सियल वेक्टर में जो एक्सियल वेक्टर होते हैं वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो इफेक्ट होता है, याद रखना मैग्नीट्यूड नहीं, इनका जो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन है वो एक्सिस पर आएगा। इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और ये हमारे रोटेशनल क्वांटिटी के होते हैं, जैसे कि टॉर्क होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये हमारे सब एक्सियल वेक्टर हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो तो उस रोटेशन का जो इफेक्ट है वो एक्सिस पर मिलता है। यानी कि वो जिस प्लेन में घूम रहे हैं, लेकिन घूमने की वजह से उनके घूमने का जो इफेक्ट है वो हमें उस एक्सिस पर मिलेगा, इसलिए इसका नाम एक्सियल वेक्टर है। तो एक्सियल वेक्टर मतलब, वेक्टर मैंने आपको बोला था, फिर से याद करो, वेक्टर क्या बोला था? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो एक्सियल वेक्टर वो कौन सा है? जिसका घूमने का इफेक्ट हमारे को एक एक्सिस पर मिलेगा। यानी कि जैसे कि अब आप देखो, तो अगर आपने वो देखा होगा, वो बचपन में वो ऐसे करके यूं उड़ाते थे तुम लोग, ठीक है, वो उसके ऊपर दो पंखड़ी होती थी, आपने यूं उसको घुमाया, घुमाने के बाद जब आप देखते हो घूमता घूमता ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ही वो ऊपर जाएगा, अगर क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया तो वो नहीं जाता है। तो इसका मतलब उसकी एक पर्टिकुलर रोटेशन फिक्स्ड है, और उस रोटेशन के बाद उसकी मूवमेंट ऑफ, उसका जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है वो भी फिक्स्ड है। ऐसे वेक्टर हमेशा एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। ओके, 11वां वेक्टर हो गया। चलो जी, अब 12वें टाइप पर आ जाते हैं। एक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर 12वां होगा। तो बेटा पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है और किधर है। ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए ये हमने एक्स वाई प्लेन में पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी को मैं ओरिजिन से अगर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो मुझे इस पी पॉइंट की डायरेक्शन और दूरी दोनों मिल गई, कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है और किस दिशा में है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका ये एंगल थीटा है। अगर मैं पी की जगह कोई दूसरा पॉइंट ले लूं, पी डैश, तो अब देखना, अब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, कैसे पता लगा? कि मुझे इसका एंगल थीटा डैश लेना पड़ा है। तो पहले मैंने थीटा लिया था, अब मुझे थीटा डैश लेना पड़ा है। तो अगर मेरा एंगल चेंज हो गया तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई तो मेरा क्या चेंज हो गया? पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या देता है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन देता है। ऑब्जेक्ट किधर है? तो ऑब्जेक्ट इधर है भैया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से ये इतनी दूरी पर है और इस दिशा में है। सो वी हैव टू थिंग्स, कितनी दूर है और किस दिशा में है। पोजीशन वेक्टर हमें दो बताते हैं बातें, ठीक है। और किस में बताएगा? एंगल की टर्म्स में हमारे को पता लगेंगी, ठीक है। एंगल की टर्म्स में भी पता लगती है, नहीं तो हम इसको पोजीशन वेक्टर से भी लेके आते हैं, और पोजीशन वेक्टर जो है वो फिर कंपोनेंट की टर्म्स में लेके आता है, एक्स और वाई कंपोनेंट की टर्म्स में। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि या तो एक्स और वाई के कंपोनेंट में ये बात करेगा या बात करेगा ये एंगल में, जैसे भी है हम लोग उसको निकाल लेंगे। 13 नंबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर हमारे को क्या बताता है? ये वेक्टर बताता है कि ऑब्जेक्ट किस दिशा में कितनी दूर गया है। मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट यहां पी पॉइंट पर था, ओ से, अब ऑब्जेक्ट पी से चल के यहां पी डैश पर पहुंच गया, तो पी डैश को भी आप यहां से कनेक्ट करो। अब आपने देखा कि अगर इसका पोजीशन r1 वेक्टर है, इसका पोजीशन r2 है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? r2 माइनस r1 हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर है हमारा पी पी डैश या पी डैश पी, अगर हम यहां से देखते हैं तो पी डैश पी बोल देंगे, यहां से है ओपी और यहां से बोलेंगे ओपी डैश, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज पी पी डैश इज अवर r2 माइनस r1, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने हमारे को क्या इंफॉर्मेशन दी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने हमारे को इंफॉर्मेशन दी है ऑब्जेक्ट किस दिशा में कितनी दूर गया है। क्या देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? किस दिशा में कितनी दूर गया है, ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पता लगता है। तो बेटा ये मैंने आपके साथ डिटेल में
हर तरीके का टाइप ऑफ वेक्टर को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है और ये सारा का सारा हमारा डिस्कशन हो चुका है कि हमारे टाइप ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ वेक्टर टोटल 13 तरह के मैंने आपके सामने टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। अब हम लोग स्टडी